आज जो पिटाई वाला शेयर है, पहले तो ज़रा उसको लेकर के आइए। एस्ट्रल, एस्ट्रल में हम देख रहे हैं कि आज दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नतीजों के बाद, और अभी जो है 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है एस्ट्रल के अंदर। एक एक करके आप दोनों के पास आएंगे, पहले एस्ट्रल पे प्रदीप जी की राय ले लेते हैं। सर, एस्ट्रल 7% की गिरावट के बाद अभी क्या करना चाहिए? कई लोग हो सकता है इस गिरावट में ख़रीदारी करना चाह रहे हों, लेकिन क्या ये लेवल सही है या और नीचे की गुंजाइश है नीचे जाने की? एस्ट्रल पे क्या व्यू रहेगा आपका? विपुल जी, देखिए मुझे लगता नहीं कि इसमें अभी बाय करना सही होगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉल यहाँ पे चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ, एक सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 1320 1325 के आसपास एक सपोर्ट था, उसके नीचे आ चुका है। इनफैक्ट अभी करेंट जोन से ही एक सपोर्ट है, तो अभी 1280 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट 1230। सो जिस तरीके का फॉल यहाँ पे है, रिसेंटली ऊपर जाने का भी कोशिश किया था, ऊपर गया जाके ठीक से रुक नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। सो आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जिनके पास भी है आप एक बार 1270 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर ब्रेक होता है तो निकल जाइए स्टॉक्स में, तो अभी अवॉइड ही करना है आपको, बाय नहीं करना। क्या बोला? 1270 पे एक स्टॉप लॉस 1270, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए, बाकी फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं करना है। नई खरीदारी नहीं करनी है। 1270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए जिनके पास ये शेयर है, ये उनके लिए सलाह है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। 32-33% के आसपास, 33% के आसपास कंपनी का मुनाफा घटा है 81 करोड़ रुपए। आय में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 1.5% डाउन ही रहा है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 14% की गिरावट, 185 करोड़। मार्जिन्स में भी गिरावट रही है 2% के आसपास की, 13.6 करोड़ के आसपास, 13.6% माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है उम्मीद से ख़राब नतीजे एस्ट्रल ने पोस्ट किए हैं, और उसका खामियाजा हम देख रहे हैं शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। एक काउंटर और ज़रा लेकर के आते हैं, और ये प्रदीप जी ने शायद रिकमेंड भी किया था एक समय, टारगेट अचीव हो गया था, लेकिन रचित जी आप देखिए अभी तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सावन ख़त्म हो चुका है, 121% जो है मुनाफा जो है कंपनी का बढ़ा है सावन के महीने में भी। 88.5 करोड़ रुपए जो है कंपनी का मुनाफा रहा है। आय में करीब 31% का इजाफा रहा। एबिटा देखिए क्या शानदार, पूरे मतलब दुनिया जहान में जो है तबाही मची हुई है सर। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर अक्रॉस द सेक्टर अच्छे नतीजे देखने को मिले, लेकिन ये देखिए आप 89% एबिटा बढ़ गया, 94.5 करोड़ रुपए। मार्जिन्स देखिए क्या शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 23.1%, लास्ट ईयर 16%। क्या व्यू है सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे अभी करंट लेवल पे? सर ये थोड़ी सी ना मतलब मेरे को आज वापस से आपने एक बायसनेस दिखाई दी। कॉल प्रदीप भाई की थी और आप आ गए मेरे पास, क्योंकि कंपनी का नाम था तिलक नगर इंडस्ट्रीज। अरे नहीं, जैसी कंपनी जैसा आदमी उसी से कमेंट नहीं 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 नहीं, करते ऐसा नहीं। तो नहीं, वो उनकी सर ट्रेडिंग कॉल थी, उनका टारगेट अचीव भी हो गया था, तो ये तो आप चूंकि अब अलग से हम डिस्कस करें जी। नहीं सर, तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं कि आपको जो आपके नन्हे मुन्ने प्रदीप भाई जितने दूध के धुले लगते हैं ना, उतने दूध के धुले वो भी नहीं है। तो जस्ट अ फीडबैक। तो सर अब आ जाते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज में। देखिए बहुत बेसिक बात है सर, India has been proved to be the whiskey capital of the world. We are the highest consumers of whiskey and चाहे आप सोम डिस्टिलरीज के नंबर देख लीजिए, चाहे तिलक नगर के देख लीजिए, the kind of quality that they have improvised upon और जो प्राइसिंग पे वो ऑफर की जा रही है, अब हम एक्सपोर्ट्स में भी अच्छे बनते जा रहे हैं, और हमारा इंटरनल कंजम्पशन तो है ही। जिस तरीके से तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने अभी मूवमेंट करता हुआ दिखाया है, मेरी समझ से आपको और अपसाइड अभी इसमें देखने को मिल सकता है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। 536 इज ऑन कार्ड्स वेरी सून। और अगर आप छोटे से अवधि के लिए ट्रेडिंग बेट लेके रखे हुए हैं, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर सुझा पाऊंगा, यहाँ पे नहीं। कहीं भी आपको अगर ये 454 के नीचे क्लोज करता हुआ दिखे तो ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर फ्रेश एंट्री की आप बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूं, 472 ऑड लेवल्स के आसपास मिले तो अपनी पोजीशन बनाए, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बोलूंगा 534 536 लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना है। अभी इसको 1-2 क्वार्टर और दीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस, बीटा भी इसका थोड़ा सा इंप्रूव होगा। मेरी समझ से आप अगर लंबे मध्यम से जी लंबी अवधि के लिए तो बने रहे। ठीक, ये बात तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे। आइए प्रदीप सर के पास कोई कॉल है जी। प्रदीप जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम होगा हुंडई मोटर्स। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 2230 2232 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 2165 में रहेगा स्टॉप लॉस।
टारगेट रहेगा 2285, उसके बाद रहेगा 2350, 2350, 2285 दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके जाना है। ठीक। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का यहाँ पे एक व्यू रहेगा। चलिए स्क्रीन पर ये देखिए, मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं इतने एक्टिव रहते हैं, बात जवान से निकली नहीं, ऑन एयर जो है टारगेट वारगेट सब ऑन एयर आ गया। चलिए स्टॉप लॉस 2165 का है यहाँ पर, 2165 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2285 का टारगेट पहला और 2350 ये दूसरा टारगेट। सर मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, सही है, सही ठीक है है, सर, ठीक। 2350 का दूसरा टारगेट, 2285 आपकी स्क्रीन पर है और स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर है 2165 का। तो ये देखिए शानदार, आप नोट डाउन कर लीजिए और इस टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस का भी अवश्य ध्यान रखें। 4.25% ऊपर हुंडई मोटर, आज ही हुंडई मोटर पे आप बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं और वो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अब तिलक नगर से आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। बात कर लेते हैं जरा SJVN की। SJVN पे हम लोगों के काफ़ी बात की है प्रदीप जी और रचित जी के साथ, तो मैं चाहूँगा इस पर आज दोनों लोगों की टिप्पणी मैं अवश्य लूँ। तो पहले प्रदीप जी जरा आप टिप्पणी करना पसंद करेंगे। नतीजे भी आ गए हैं, हालांकि मुनाफा 36% जरूर घटा है, लेकिन स्ट्रीट के उम्मीद से बेहतर रहे हैं जिस तरीके के बाकी कंपनियों के रिजल्ट रहे हैं। 227-228 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा इंप्रूव हुआ है और मार्जिन्स में अच्छा सुधार है, करीब 3.5-4% का, 80.9%, करीब 81% के आसपास के मार्जिन्स पे काम कर रहा है। प्रदीप जी पहले आप। देखिए सर, मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया था स्टॉक को। आई थिंक 92-93 के ऊपर अगर जाता है उस केस में मैं पॉजिटिव व्यू मेरा रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि स्टॉक ने 2022 के बाद कभी भी अपना जो मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अब रिसेंटली 82-80 के आसपास एक बेस बना के फिर से ऊपर आया, अभी 97 के आसपास है। मुझे लगता है कि जिनके पास भी है उनको एक बार वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक में जिस तरीके का बेस बना है और रिसेंटली जो ब्रेकआउट भी आया है, मुझे लगता है कि 100 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 104-105 में मल्टीपल एक रेसिस्टेंस है और 100 के आसपास ही एक डेली 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस भी है। अगर एक बार 100 के ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है और 104 सेकेंड एक रेसिस्टेंस होगा, मुझे लगता है कि 100 पहला रेसिस्टेंस, 104 सेकेंड रेसिस्टेंस, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक रेडी हो जाएगा 135-140 तक जाने के लिए। तो मेरे तरफ से हाँ है, लेकिन इट विल टेक थोड़ा 4 से 5 हफ्ता मुझे लगता है कि टाइम लग भी सकता है, क्योंकि बीच में लास्ट में भी स्टॉक थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहा था। और एक आज का जो डे लो है 92.60, आप 92 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब 92 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग करके जा सकते हो। मेरे तरफ से तो हाँ है। हाँ है आपकी तरफ से। रचित जी से भी पूछ लेते हैं। रचित जी आपको कबूल है? सर मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब 2 बार बोल चुके, इनकी तरफ से हाँ है। कोई इनके सामने बैठा दीजिए जो हाँ कर दे। ये बार बार बेचारे हाँ करते रहते हैं, आप किसी को सामने से लाते नहीं है सर, बहुत गलत बात है। और आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं सही तरीके से ये अपडेट दे सकता हूँ कि नहीं। अगर कोई भी ऐसे हो जो दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, जो प्रदीप भाई से मिलके हाँ करना चाहते हो, तो इनसे जरूर मिल लें, क्योंकि अभी ये वहीं पे हैं। तो आगे अब तो देखिए 2 बार तो बेचारे बोल चुके हैं, अब कोई सामने से आ जाए तो सही रहेगा। अब और इनसे जानकारी, सही जानकारी थर्सडे को ली जाएगी। ये थर्सडे आ रहे हैं सर? ट्राई करूंगा सर। ठीक ठीक, थर्सडे अगर स्टूडियो आते हैं तो। सर गुड़गांव बैठे हैं और नोएडा आने के लिए ट्राई करना पड़ेगा इनको। अरे सर, आप समझ रहे हैं? बड़े लोग बड़ी बातें क्या ही कहा जाए सर। ओह सर जरा बताइए SJVN, रचित सर। सर देखिए, बिल्कुल ऑल थ्रू आउट हमने इसके लिए बोला ही है। आप देखिए, नवरत्ना कंपनी है, हाइड्रो पावर में है, और मैं समझता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपने रिजल्ट्स में थोड़ा सा इनका टेपेड परफॉर्मेंस देखा भी है, ये आने वाले टाइम ड्यूरेशन में आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। और आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द लेवल्स, 104 ऑन कार्ड्स बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स पे हम दोनों ही बुलिश रहे हैं, और मीडियम टर्म में जब आपको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिखेंगे उसके आसपास ये 124 तक भी जा सकता है। मेरी समझ से पोजीशन बना के रखें, और फ्रेश पोजीशन के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिले, कहीं भी 94-92 के रेंज में फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। अच्छा काउंटर है और अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। अच्छा काउंटर है, अच्छे दमखम देने का रिटर्न करता है। चलिए आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ें पे बात करते हैं जिस पर थोड़ी बहुत मतलब गालियाँ वालियाँ पड़ती रहें तो थोड़ा सा आनंद बना रहता है। आज एक और लिस्टिंग हुई है, तो अगर आप में से कोई अगर बातचीत करना चाहे, वो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंजाम क्या होगा, तो हम लोग एक लिस्ट किया जा सकता है। हालांकि प्रीमियम पे ज़बरदस्त हुआ है, 67% प्रीमियम पे सर ये लिस्ट हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, इस लिस्टिंग के बाद जब आपको 67% का प्रीमियम मिल रहा हो तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ऐसी सलाह हम लोगों ने NSDL पे डिस्कशन किया था और उसके बाद से लोगों ने जो है ऐसा लगा कि मतलब जो है पैसे उनके छीन लिए हों, लेकिन क्या ही किया जाए, काम ऐसा है, कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए सर? पहले ऋषि सर आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि प्रदीप सर थोड़ा सा एक बार हाथ जला चुके हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप करें थोड़ा सा। तो मेरे जो बच्चे को चाहते हैं मैं अभी वो जला तो अभी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सर क्या मतलब क्या? देखिए, एक सिंपल आप इसमें एक फिलॉसफी फॉलो करनी है। 120 रुपए पे खुल रहा है और 100 पहले तो एक लाइन में सर अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल बता, मतलब अगर आपने देखा हो IPO, तो मतलब क्या आप संतुष्ट हैं कंपनी के फंडामेंटल से? देखिए, वेरी फ्रैंकली नहीं। और मैं जिस तरीके से जितना बुलिश था NSDL सर के साथ, और मैंने इसके कुछ कारण भी बताए थे, हर्ष के शो में हमने डिस्कस भी किया था कि आप अगर एक दो लॉट को छोटा मोटा लगाना चाहिए ऐसा, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं वेरी प्रैक्टिकली। NHAI से ये ऑर्डर आता है और टोल कलेक्शन में सर 15 अगस्त से आप देखें जिस तरीके से एक फिक्स टोल फी का एक बात चल रही है, जिसमें पूरे आपके नेशनल हाईवेज आ जाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू आपको टेम्पर होते हुए दिख सकते हैं। तो दैट वाज माय व्यू। आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को एडमिट करने के लिए। अच्छी लिस्टिंग करी है। जिनके पास भी है 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को एक बार रखिए। अगर खुलते ही वो लेवल ट्रिगर हो जाता है तो मेरी समझ से एक बार निकल सकते हैं। जिन्होंने भी लिया है, मैं तो दोनों पार्टी के लिए यही बोलूंगा, 112 के नीचे अगर जाता है, बीइंग एट अ सेफर साइड, आप वहां पे निकल सकते हैं। अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कर लीजिएगा। 112 में आप ढंग के प्रॉफिट के साथ निकलेंगे तो एक बार लिस्टिंग पे देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। 112 का स्टॉप लॉस लगा के। तो अभी तो लिस्ट हो गया सर ना, 72 72%। फ्रीज पे बैठा है ना सर, जैसे ही फ्रीज खुलेगा 112 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिर उसको मेंटेन कर लीजिए। ठीक 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 है सर। प्रदीप सर क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप इस पर? चार्ट तो नहीं है कुछ भी, सो हाँ। 110 112 के आसपास सर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अगर ऊपर जाता है तो ट्रेल कीजिए, बाई चांस 110 के नीचे अगर आता है सो एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा लिस्टिंग इन हो चुका है, 72% 75%, वेरी। तो 110 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, बाकी लोगों का जो करना हो करें, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक 360 डिग्री व्यू दे दें। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 70-72% प्रीमियम के बाद, क्योंकि जब एक दो IPO चल जाते हैं सर तो लोगों की टेम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो हमने बहुत सारे IPOs में लास्ट ईयर देखा भी, बाद में हाथ भी जलते हुए लोगों के। तो अभी क्या ये ऐसा है, पहले प्रदीप जी आप, कि मतलब इसमें करंट लेवल पे क्या खरीद सकते हैं? 120-72% प्रीमियम पे जब प्रीमियम पे चल रहा हो तो क्या नई खरीदारी करनी चाहिए जो लोगों को IPO पे नहीं मिला या नहीं अप्लाई किया? प्रदीप जी और रचित जी दोनों की एक एक लाइन की टिप्पणी कि क्या उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। कल मैं शाम को मिला, नेस्ले का जो डायरेक्टर है, एक्स डायरेक्टर, रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट किया, उनसे मैंने कल मिला, तो उन्होंने जो मुझे उनका पोजीशन दिखाया कल, तो ये कोई रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है वो लेना। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रदीप, आई हैव वेरी रिस्क कैपेसिटी है मेरे पास, बहुत रिस्क लेने के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है अगर मुझे कुछ लॉस हो रहा है, कुछ भी है। उनका FNO में बहुत पोजीशन है। सो अभी ये जो 120 के आसपास अभी है, 72% लिस्टिंग गेन हो रहा है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स को कि आपका भैया रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है या लो है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 120 पे ले लूँ, अगर फिर से स्टॉक 90 पे मिल जाए, 100 पे मिल जाए, तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आप लेके जा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में और भी अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऐसे हाई रिस्क पे लेना वो सही नहीं। अब एक चीज देख लीजिए, तो हमने ट्रेल करने के लिए क्यों बताया 110 रुपये 112 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्यों बताया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चांस है 50-50। वही रचित जी सुबह जो बोल रहे थे ना, किसी को नहीं पता एक्चुअल में क्या होने वाला है, जिस दिन पता होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो द थिंग इज कि 120 के आसपास चल रहा है अभी, चांस है ऊपर जाने का भी, नीचे आने का भी। तो इसीलिए एक बार 110 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे करना है रिटेलर के लिए, मुझे लगता है कि ये रिस्की होगा, तो मेरे तरफ से उस केस में ना है।
बाकी अगर आप चाहते हो, अब रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों बार बार, क्योंकि नहीं तो बाद में बोलेंगे सर बताया नहीं। रिक्स अगर हाई है लेके जा सकते हो, लॉस भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ है। ये सर, ये जो है ना, अब देखिए दर्शकों ने ऐसा खौफ बैठा दिया है। प्रदीप भाई मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन बहुत कम करते हैं कि मतलब एक एक लाइन, एक एक शब्द पे देखिए ऐसा होगा ऐसा होगा। रचित जी, आपकी टिप्पणी। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए कहीं ना रिटेलर्स के ये जो कमेंट्स आए हैं, इन्होंने प्रदीप भाई को शादी के लिए भी ना कुछ हद तक तैयार करने में हेल्प किया है। अब प्रदीप भाई जिस तरीके से स्टेटमेंट देना चालू कर रहे हैं ना, मुझे लगता है अब ये मैच्योरिटी आ रही है, अब ये संभाल सकेंगे सारी चीजों को। बट सर एक सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा थ्योरी पे नहीं अपन जाते, वन लाइनर, अननोन एनिमी इज बेटर देन अननोन फ्रेंड, एज सिंपल एज दैट। आज लिस्टिंग हो रहा है, इतना आपने इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा है, क्यों करना है भाई? 4800 से ज्यादा शेयर है ना, कहीं और पैसा डाल देंगे, इसको थोड़ा सा परफॉर्म कर लेने दीजिए, एक दो क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाएंगे, ₹2 महंगा मिल जाएगा, फंसा जाएगा। अननोन टेरिटरी में मेरे को कोई सेंस नहीं लगता है एंटर करने का। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ना। और इस समय सही बात है, ऐसा रिस्क लेने का क्या फ़ायदा। ठीक है, जिसको बढ़ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। चलिए अगली कंपनी पे ज़रा नज़र डालते हैं, और वही कंपनी जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पे लगातार जो है लोगों की राय, सवाल जवाब तमाम, उसके बावजूद सबसे अधिक व्यूज़ भी सर NSDL को लेकर के भी आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, जैसी भी टिप्पणी है। अब कल जो है एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कल जो है हमने देखा, और फिर से आप देखिए आज भी जो है 1300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 1274 के आसपास। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज NSDL के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो अब जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिजल्ट्स के बाद किसी भी तरफ जा सकता है। अभी तो एक यूफोरिया था, 1300, 1400, 1500, कल रवि जी आए थे वो 1600 की बात कर रहे थे, यहाँ आ सकता है। लेकिन रिजल्ट के बाद जो है वो फिर देखना होगा कि रिजल्ट सपोर्ट कर पाता है कि नहीं इस यूफोरिया को। और जितने पी पे कामकाज कर रहा है, ये 80 के आसपास के पी पर है, तो अभी 4.5% के आसपास की बढ़त रह गई है। तो रचित जी आप पहले बोल दीजिए, फिर प्रदीप सर के पास चलते हैं। आप बताइए कि क्या करना चाहिए अब करंट लेवल पे 1275 पे। सर देखिए, फ्राइडे का शो अगर हम रिविजिट कर लें, और मैं क्यों फ्राइडे के शो की रिविजिट करने की बात कह रहा हूं, उस टाइम पे हमने एक बात कही थी, 1258 के ऊपर अगर मेंटेन करता है क्लोजिंग बेसिस, हम पोजीशन मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि इस दिन सर थोड़ी बात हमारी लंबी भी हो गई थी कि ट्रोल कर दिया गया और वो सारी बातें हुई थी। तो 12 क्लियर है, 1258 के नीचे जाएगा, क्लोजिंग करेगा, आप निकल जाइए। अगर उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखिएगा। रिजल्ट मार्केट आज में आता है बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर रिजल्ट खराब आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपको डाउनवर्ड परफॉर्मेंस दिखता है, हाथ के हाथ 1258 के स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। रिजल्ट अगर ओवरनाइट आता है, ओवरनाइट के बाद अगर आपको रिएक्शन में गैप डाउन देखने को मिलता है तो 1258 के नीचे ट्रेड करता है तो भी आपको निकल जाना चाहिए। 1258 एक पॉइंट निकल के आ रहा है, उसके ऊपर देखिए 1600 सर, अभी मैं थोड़ा सा इतना एग्रेसिव नहीं हूंगा द वे इट हैज परफॉर्म। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो नियर टर्म में आपको 1380 से 1400 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सर एक लिमिट होती है ना कितना भागेगा। फिर आगे आने वाले समय में देखेंगे अपसाइड पे 1380 से 1400, नीचे 1258 पे कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा लें। 1258 पे स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो रिजल्ट का ध्यान रखें आप लोग, जितने के पास भी है। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी। कल काफ़ी लोगों के कमेंट आए 1200 पे लिया, 1300 पे निकल गए, तो कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि नीचे आया खरीदो, फिर ऊपर आया बेचो, तो हर तरह के लोग हैं। अभी क्या करना चाहिए प्रदीप सर, आज रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए? याद ही होगा कल पे जब मैं डिस्क्लेमर देने के बाद जा रहा था, 1 मिनट पे किया था कि एक बार बाई चांस डे लो पे है, उस टाइम पे 1330 1340 के आसपास था, तो एक बार अगर नीचे आता है फिर जाके लोगों को समझ में आएगा। देखिए मैं भी अभी वो नहीं लगता कि 1600 1550 इमीडिएट लेवल पे आने वाला है। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म में के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी यहाँ पे नेगेटिविटी है। 1600 भी आपको आते हुए दिखेंगे, 2000 भी आपको आते हुए दिखेंगे। द क्वेश्चन इज कब, व्हेन। तो अब द थिंग इज कि सर ये जो स्टॉक्स है, अभी हमने देखा कि अब ऑलमोस्ट लिस्टिंग के दिन 10% बढ़ा, उसके बाद हमने देखा 20% का अपर सर्किट, बाद में हमने देखा फिर से 15% 10%, तो ऑलरेडी ऊपर से ये थोड़ा बहुत हल्का हो चुका है। और आज देखिए अभी डे लो पे है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी पोजीशन नहीं रखना चाहिए। और जिनके पास भी है, अगर आपका लंबा व्यू है,
एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 8 महीना, तभी आपको एनएसडीएल पे वेट करना है। देखिए बात करते करते नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि ये 1200 के नीचे भी एक बार आपको दिखाएगा बहुत जल्दी। और रिजल्ट भी थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन से खराब हुआ ना, ये जो लास्ट 4-5 दिन से चल रहा है रैली, ये भी आपको थोड़ा जो है और नीचे आते हुए दिखेंगे। तो अगर आपको बाय करना है सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए, अभी नहीं, क्योंकि डे लो पे है और रिजल्ट भी आने वाला है। एक बार रिजल्ट आने के बाद वो जो माहौल जो अभी है, अभी भी गर्म ही माहौल है। पहले ऊपर के साइड गर्म था, अभी थोड़ा नीचे के साइड गर्म हो रहा है, तो ठंडा नहीं हो रहा है। सो मैं ठंडा होने के लिए वेट करूंगा, और मैं भी चाहता हूं कि 1600-1700 आ जाए, लेकिन ये इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपको शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत ये पे वॉलेटिलिटी रहने वाला है, और मुझे लगता है कि 1200 के नीचे भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। नहीं तो आईपीओ पे जो लोग लेकर के अभी तक वेट कर रहे हैं 1500-1600 के लिए, उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए अब जो आईपीओ पे लेके बैठे हैं उनको मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए। देखिए एक तो दो तरह का इन्वेस्टर हो गया फिर भी यहाँ पे, कि आप 1600-1700-2000 से पहले आप बेचेंगे नहीं, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, एक अच्छा रिटर्न अभी आ रहा है और आपको एक 40-50%, 60% ऑलरेडी एक अच्छा आरओआई यहाँ पे मिल रहा है, सो यू कैन बुक, नो इशू। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्टॉक जो है जितना ऊपर था शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो हो चुका है, और अभी रिजल्ट के लिए मैं एक बार वेट करूंगा, रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद मैं एक बार 2 से 3 हफ्ता देखूंगा कि क्या ट्रेंड हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में रिजल्ट भी अगर अच्छा आता है तो इसका प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया है प्राइस के साथ। सो इमीडिएट लेवल पे तो ऊपर नहीं आने वाला। सो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि, और इस केस में मैं स्विट्जरलैंड की तरह ही जाऊंगा, जैसे कि मैंने स्विट्जरलैंड पे बोला था नहीं लेना है, अभी मैं एनएसडीएल पे भी जाऊंगा, चाहे मुझे गाली पड़े जो भी हो। मैं तो 1-2 हफ्ता मैं ऐसे ही अड़ेल हूँ सर थोड़ा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे नहीं लेना चाहिए। और कल भी मैंने बताया था 1340 था, आज देखिए बात करते करते ऑलमोस्ट 80 रुपीज नीचे आ गया। मुझे लगता है यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत एग्रेसिव व्यू है सर, ऐसा व्यू देना भी कोई देगा नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का बात है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपना क्रेडिबिलिटी दाव पे लगाए, लेकिन मैं लगा देता हूँ ऑलवेज। सो ठीक है, देखते लेट्स सी। वाह वाह वाह, प्रदीप जी जिस अंदाज में कहते हैं ना, वो मतलब 70s में जो अमिताभ बच्चन वाला जो है ना, आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। नहीं सर, यहाँ पे बात क्या है ना, रचित जी ने मुझे वही समझाया कल भी आके, वो ये है कि थोड़ा एग्रेसिव मत बनो, अपना जो है व्यू जो है, बहुत कुछ समझाया उन्होंने मुझे। बट द थिंग इज कि मैं अपना कैरेक्टर से बाहर नहीं आ सकता। वो अपना जो कैरेक्टर है वही मेरा यूएसपी है, उससे मुझे बाहर कोई नहीं निकाल सकता। अब इसमें जो हो जाए, क्योंकि मेरा पास जो रहा है ना लास्ट 20 साल ऐसे ही मैं एग्रेसिव हूँ, तो कोई भी व्यू अगर मैं बना रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक खुद का अंडरस्टैंडिंग है, उसको तो चेंज नहीं कर सकता। प्रदीप जी ने स्पष्ट कर दिया है, उनको कोई सलाह मत दीजिए, करना उनको करना उनको वही है जो वो करेंगे। जी रचित जी। नहीं सर, उन्होंने सारी बातें, मतलब मैंने बहुत सारे इनको पैरामीटर्स पे बहुत सारी पहले तो इनसे सुनी, जो मेरी खामियां थी वो इन्होंने मुझे बता दी। उसके अंदर मैंने कहा भाई साहब अब देखो हो गया अब। और ये जो सर बोल रहे थे ना कि हम 1-1.5 घंटा बैठे, सर हम बैठे तो 1-1.5 घंटा ही थे, और फिर हम 1-1.5 घंटा खड़े भी रह गए थे। तो सर हम मतलब 3-1 घंटा पूरा मिले बैठे बात किए। फिर मैंने इनको थोड़ा सा समझाया, और इनको मैंने एक ही चीज बोली कि व्हेन आई वाज ऑफ योर एज ना, मेरी भी सेम इंस्टेंसेस सेम चीजें थी, और मैं बहुत ज्यादा ना उसके कारण प्रॉब्लम में आया हूं। फिर इनको कुछ कुछ मार्क्स भी दिखा दिए मैंने अपनी कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। और उसके बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक लाइन बोली सर, ठोकर खा के ठाकर बनते हैं। अभी ठोकर खा लेने दीजिए, ठाकर बन जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ये भी एक टाइम पे ऐसे हो जाएंगे, अरे क्या ही रखा है लड़ाई झगड़े में, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं ना। विपुल जी, मुझे ये नहीं पता था कि रचित जी एस्ट्रोलॉजर भी है, मेरा तो हाथ भी ये अच्छा नहीं, ये मुझे तो इन्होंने एक बार बताया था, ये नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने कहा कि इनका एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी विश्वास है, और इन्होंने किसी व्यक्ति का नाम भी बताया था कि वो उन पर बहुत भरोसा भी करते हैं। हाँ, लेकिन इस बार हम लोगों ने इस विषय पर बात नहीं की। मुझे भी दिखाना है, मुझे भी देखना है। लेकिन आपका हाथ देख करके क्या डेट बताई शादी की? बाद में बताऊंगा सर। चलिए ठीक आइए फिर यहाँ पे मुलाकात करते हैं। अगली कंपनी पे जरा बचाइए जरा, इस पे तो बात हो गई, तो अब दोनों पे आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया गया, सब कुछ बता दिया गया। एक कंपनी और इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त, और वो है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट पे भी कॉल दी गई थी प्रदीप जी की तरफ से एक समय, और शायद रचित जी से भी बातचीत हुई है स्टार सीमेंट को लेके 1-2 बार। सर अभी क्या करें, आज स्टार सीमेंट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। रचित जी आप बताइए, 6.5% ऊपर की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ से और कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है? जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और क्या इस तेज़ी में और कहीं खरीदारी की सलाह है क्या?
सर देखिए सीमेंट ओवरऑल आप देखें एज अ पैक हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, एक अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, एक डिसेंट अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल पूरे सीमेंट सेक्टर में अब एक बुलिश व्यू हम लेके बैठे हुए हैं। स्टार सीमेंट में सर देखिए एक सेंस ऑफ कंफर्ट, इसकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से जो इसका पी मल्टीपल आ रहा है 48 का, और जो पूरा सेक्टर का है वो 47 का है, तो कहीं ना कहीं एक वो सेंस ऑफ कंफर्ट तो है। प्राइस टू बुक वैल्यू में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आ रहा है। अब देखिए इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री पॉइंट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास पोजीशन है 280 रुपए पे अभी चल रहा है, 263 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे। 263 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अभी जो अपसाइड चल रहा है उसमें आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत नियर टर्म में आपको 298 से 306 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग बैठ हो तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर ले, अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा है तो 340 348 लेवल्स पे आए वहां पे पोजीशन बुक कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए एडवाइजेबल अभी नहीं होगा क्योंकि इतना चल चुका है। सीमेंट सेक्टर में वी हैव बेटर प्रोपोजिशंस। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लग रहा है, जेके सीमेंट आप देखें अच्छा लग रहा है, एसीसी अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज रिटर्न देखा करिए, मॉनेटरी रिटर्न ना देखा करें। ये जो बड़े स्टॉक्स हैं ये थोड़े से बेटर प्रोपोजिशन है, बेटर पोजिशन है, इनमें आप दिमाग लगा सकते हैं। स्टार सीमेंट में फ्रेश एंट्री नहीं।